नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में खबर फैली है कि मोसाद के चीफ और इजरायली पीएम दोनों इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। तो क्या यह खबर सही है? ईरान के दावों के मुताबिक उसने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सोशल मीडिया पर मोसाद चीफ और नेतन्याहू को लेकर बहुत गंभीर दावे किए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी इस खबर की पुष्टि करने को तैयार नहीं है। इजराइल इन खबरों को सिरे से खारिज कर रहा है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन से खबर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारी दबाव में है और उन्होंने इस जंग के लिए जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, पीटर हेग्सेथ को जिम्मेदार बता दिया है। वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने मुझे ईरान के जंग में फंसा दिया है। तो क्या वाकई मोसाद के चीफ और नेतन्याहू ईरानी बदले की भेंट चढ़ गए हैं? इजराइल और अमेरिका इस युद्ध को अभी तक बहुत हल्के में ले रहे थे। अब भारी नुकसान है। क्षेत्रीय अस्थिरता को देखकर ट्रंप सिर पकड़कर बैठ गए। स्थिति पल पल बदल रही है। करेंगे इस पूरी खबर को स्कैन, जानेंगे इस दावे की हकीकत, बताएंगे कि कब नेतन्याहू पर हमले की खबर आई, मोसाद चीफ पर हमले की खबर कब आई, सोशल मीडिया पर क्या विजुअल दिखाए जा रहे हैं जिसमें मोसाद चीफ के मारे जाने की खबर है, नेतन्याहू के लापता होने की खबर है। खबर की ABCD आपके सामने रखेंगे डिटेल के साथ। ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त जंग चरम पर है। मिसाइल और ड्रोन की बारिश ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। सवाल सबसे बड़ा, क्या मिडिल ईस्ट में कयामत की शुरुआत हो चुकी है? क्या मोसाद चीफ मारे जा चुके हैं? नेतन्याहू की मौत हो गई? दावा किया जा रहा है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू और मोसाद चीफ को निशाना बनाया गया है। वहीं अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों ने राष्ट्रपति ट्रंप की नींद उड़ा रखी है। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दावा है कि नेतन्याहू के घर की यह तस्वीर है। ये देखिए तस्वीरें आप। ये नेतन्याहू के घर की तस्वीर है। ये ऐसा दावा है सोशल मीडिया पर। इस विजुअल को लगातार सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। उसके नीचे कैप्शन लिखा जा रहा है, वेरीफाइड अकाउंट से लिखाया जा रहा है। लेकिन हालांकि इस दावे की इंडिया डेली पुष्टि नहीं करता है, उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वेरीफाइड अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का घर मिसाइल के अटैक के अंडर आया और उसके बाद पूरी तरीके से जलता हुआ दिखा है, जिसमें नेतन्याहू के भाई के भी मारे जाने की खबर है। नेतन्याहू भी लापता है। देखिए कैसे धधक रहा है यह मकान, जो कि इजराइल में पीएम हाउस है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में बेंजामिन नेतन्याहू और उनके भाई ईदो नेतन्याहू की मौत हो गई है। 11 मार्च 2026 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर अपनी सबसे अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल और कामिकाज़ी ड्रोन्स दागे हैं। ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल के नेवातिम एयरबेस और तेल अवीव के पास खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया और कुछ ईरानी मीडिया संस्थानों का दावा है कि मोसाद चीफ डेविड बार्निया को मार गिराया गया है इस अटैक में। अब एक और तस्वीर आपको जल्दी से दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर। ये है, दावा किया जा रहा है कि इस बॉडी बैग, ये जो देख रहे हैं आप, इसमें मोसाद चीफ डेविड बार्निया को ले जाया जा रहा है। और ये जो विजुअल है सोशल मीडिया पर लगातार बहुत तेजी से वायरल है और कई अकाउंट से इसको ट्वीट किया गया है। और फिर से आपको बता दूं, वेरीफाइड अकाउंट से इसको ट्वीट करके बताया गया है कि इसमें मोसाद चीफ का शव रखा गया है। इजरायली फोर्स एक बॉडी को बॉडी बैग के बीच में लेकर जा रही है। दावा यह है कि किसी आम व्यक्ति की बॉडी नहीं है, एक आम इंसान की बॉडी नहीं है, बल्कि मोसाद चीफ डेविड बार्निया का शव है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यह हमला इजराइल की हालिया कार्रवाई का जवाब है, यानी कि यह खामिनेई की मौत का बदला है। यह तेहरान का महाबदला है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन एक साथ दागे हैं और इन हमलों का निशाना इजराइल के सैन्य ठिकाने, खुफिया एजेंसियों के मुख्यालय और अमेरिकी बेस बताए जा रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा और अन्य शहरों में सायरन बज रहे हैं। लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए। ईरान इस वक्त खूंखार हो चुका है। हमलों से उसने पूरे मिडल ईस्ट में कदर मचा रखा है। जूनियर खामनेई भी लंबी जंग
लड़ने के लिए हामी भर चुके हैं। और आपको एक अंदर की खबर मैं बताऊं, मोज़ैक डॉक्ट्रिन पर इस वक्त ईरान चल रहा है। यह डॉक्ट्रिन खामेनेई की मौत के बाद के लिए बनाई गई थी। इस डॉक्ट्रिन में लिखा गया था कि जैसे ही ईरान में सुप्रीम लीडर की मौत होगी, पूरे ईरान में ऑटोमेटिकली खामेनेई के हत्या के बाद या उनके मारे जाने के बाद अगर विदेशी हमलों में मौत होती है तो मोज़ैक डॉक्ट्रिन को लागू कर दिया जाए। और ये IRGC के कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने तैयार किया था, खासकर इराक के सिचुएशन को देखने के बाद। 2003 में वो IRGC के कमांडर बने और 2019 तक लगभग वो कमांडर रहे। और इस दरमियान उन्होंने मुस्लिम देशों की स्थिति, इन्वेजन, अमेरिका के हमले को देखते हुए एक डॉक्ट्रिन तैयार की। इस डॉक्ट्रिन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा ईरान 31 कमांड सेंटर में डिवाइड हो जाएगा और हर कमांड सेंटर का कमांडर अपने आप में चीफ होगा। उसे किसी से परमिशन नहीं लेनी होगी किसी पर भी अटैक करने के लिए, यानी कि दुश्मनों पर, किसी भी मिसाइल को दागने के लिए, किसी भी हथियार को चलाने के लिए, किसी भी ड्रोन को चलाने के लिए। यही है मोज़ैक डॉक्ट्रिन, पूरे ईरान को मोज़ैक शेप में 31 भागों में बांट देना। अब आप एक कमांड सेंटर से तो लड़ सकते हैं, एक लीडरशिप से लड़ सकते हैं, आप 31 कमांड सेंटर से कैसे लड़ेंगे? और इसलिए ईरान कह रहा है कि एक अंतहीन जंग है, हम 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार। जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करता तब तक जंग जारी रहेगी। और इसके पीछे वजह है मोज़ैक डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन में 31 कमांड सेंटर्स का इस्तेमाल करना, ईरान के टेरेन को इस्तेमाल करना, उसको हथियार बनाना, यानी उसका जो इलाका है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, वहां पर जो पर्यावरण की कंडीशन है, सबको हथियार बना लो और दुश्मनों को सरेंडर करवा कर ही दम लो, यानी कि अमेरिका और इजराइल को सरेंडर करना ही होगा। यह दावा है IRGC का। अली लारिजानी कह रहे हैं कि हम ट्रंप की खोखली धमकियों से नहीं डरते हैं। ट्रंप को समझना होगा ईरान जनता फौलादी इरादे रखते हैं। ट्रंप सावधान रहो, टारगेट पर तुम भी हो, खात्मा कभी भी हो सकता है। अब्बास अरागची कह रहे हैं ट्रंप अपने मकसद में फेल हो गए, सत्ता परिवर्तन का सपना काफूर और चकनाचूर हो गया है। ईरानी जनता का सुप्रीम लीडर पर जो विश्वास है वो अडिग है और अब भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बातचीत नहीं, सिर्फ जवाब दिया जाएगा और बातचीत के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया है, पीठ में छुरा गोपाल। मतलब जानिए, इजराइल US के सामने ईरान को सरेंडर का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान अगले 10 साल तक जंग के लिए पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है और वो कह रहे हैं कि जब तक अमेरिका को इस मिडिल ईस्ट के रीजन से हम खत्म नहीं कर देते, इजराइल को पीछे नहीं ढकेल देते, तब तक हम जंग लड़ेंगे। हम 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, फुल मूड में जंग लड़ने के लिए। और जो वॉशिंगटन से खबरें आ रही वो तो और डराने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप जिन्होंने दावा किया था कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करके शांति बहाल कर देंगे, अब खुद को एक ऐसी जंग में फंसा हुआ पा रहे हैं जिनसे वो बाहर कैसे निकले उनको समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि ये तो स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और पीटर हेगसेथ ने फंसा दिया, वरना मैं तो ठीक ठाक चल रहा था, मेरा इरादा नहीं था ईरान पर हमला करने का। अब ये AI वीडियो है, इसके पीछे का कंफर्मेशन अभी ढूंढा जा रहा है, लेकिन इस तरह के कई वीडियोस फ्लोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। वही युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें 8 से 10% उछल गई हैं। अमेरिकी शेयर बाजार धड़ाम हो गया है। ट्रंप के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना मुश्किल हो रहा है। हर दिन तकरीबन 200 से 300 मिलियन डॉलर का खर्च है इस जंग को लड़ने में। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी दावा कर रहे हैं कि 800-850 मिलियन डॉलर का खर्च है पर डे इस पूरे जंग को ऑपरेट करने में अमेरिका के लिए। और वो भी अमेरिका किसकी लड़ाई लड़ रहा है? इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। ट्रंप ईरान को मिटा देने की धमकी देते रहे, लेकिन अब उनके समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। 150 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, उनके बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंच रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप हार गए? डोनाल्ड ट्रंप
दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर, पैसों के मामले में भी, हथियार के मामले में भी, टेक्नोलॉजी के मामले में भी। लेकिन जब ये सुपर पावर यानी कि अमेरिका और वहां के सुपर पावर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 16वें नंबर की आर्मी यानी कि ईरान से टकराए तो सारी हेकड़ी धन की धन रहे। ऐसा लग रहा है अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, उनको अपनी हैसियत पता चल गई। 12 दिन गुजर गए, ना तो ईरान सरेंडर के मोड में और ना ही उधर से हमले कम हो रहे हैं। ईरान में तख्ता पलट का मकसद भी नाकाम हो गया है। खामनेई की मौत के बाद ईरानी जनता में गुस्सा भड़क गया है। वो जो थोड़ी बहुत चिंगारी आग थी वहां के रिजीम के खिलाफ, वो भी गई। अरे भाई, आपको खामनेई को क्यों मारना था? खामनेई को मारने के बाद मोज़ैक डॉक्ट्रिन लागू हो गया ऑटोमेटिकली ईरान के अंदर। ईरानी जनता अली खामनेई के साथ डट कर खड़ी है। ट्रंप की मर्जी के खिलाफ मुश्तबा सुप्रीम लीडर बना दिए गए। होर्मुज बंद कर दिया गया है IRGC की तरफ से। सऊदी, कुवैत, बहरीन, सब के सब इस वक्त इस जंग में फंसे हुए। उनकी इकोनॉमी करा रही है, उनका खर्चा पानी बंद हो गया है, उनका व्यापार ठप पड़ा, तेल गैस नहीं बेच पा रहे। वहीं दूसरी तरफ सऊदी, कुवैत, बहरीन से अमेरिका अपने बेसेस को खाली कर रहा है। ट्रंप पर जंग रोकने का दबाव बना रहे हैं अरब के देश। ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट में तबाही मची हुई है। इस बात को लेकर लगातार वार्न किया था हमने भी। ये खबर लगातार आपको दिखाई थी, शायद आपको याद होगा अगर आप लगातार इंडिया बोल रहा है देखते हो या इंडिया डेली देखते हो, तो हमने लगातार कहा कि अगर ईरान के अंदर अमेरिका ने कदम रखने की कोशिश की, एक भी हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट चलेगा और खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ेगा। यानी करे कोई और भरे कोई। अब ईरानी मिसाइलों से आखिर बचाए कौन? व्हाइट हाउस के लिए स्थिति बहुत जटिल हो गई। एक तरफ इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से और इजराइल से नेतन्याहू खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। वॉशिंगटन में लगातार आपात बैठकें हो रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका के लिए यह पिछले कई सालों का सबसे बड़ा सैन्य संकट बनता जा रहा है और ईरान के हमले नहीं थम रहे हैं। परमाणु हमले की धमकी दी जाने लगी। अमेरिका के लिए परीक्षा की घड़ी है। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या। तो क्या ये आग बुझ पाएगी या ये युद्ध पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी बनने वाली है? बातचीत करने के लिए एक बहुत बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक और रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ग्रुप कैप्टन तपेश जी का रुख करूं और मेरा पहला सवाल, देखिए दो खबर इस वक्त बहुत तेजी से भयंकर आग की तरफ फैली हुई है। पहली तो यह कि नेतन्याहू लापता है, दूसरी तरफ मोसाद चीफ मारे गए हैं और ईरान ने 35th वेव ऑफ स्ट्राइक शुरू कर दी है। जी, तो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जी, एक्चुअली देखिए, ये कंफर्म न्यूज तो नहीं है। वही है कि थोड़े थोड़े टुकड़े जोड़ के इंफॉर्मेशन बनती है। जैसे खामनेई साहब भी पहले दिन की स्ट्राइक में मारे गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो जब तक इजराइल एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक तो ये कंफर्मेशन नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ ये भी होता है कि देखिए, फॉग ऑफ वॉर चलता है, प्रोपेगेंडा चलता है, साई वॉर चलता है, तो देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन। तो इसलिए इस चीज को कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट होगा? डेफिनेटली होगा। आपने मोज़ेक की बात की, खामनेई साहब को मारने की जरूरत नहीं थी। 31 कमांड सेंटर्स बन गए, इंडिपेंडेंटली वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, किसी भी वॉर में ये एक सिर्फ इमरजेंसी मेजर होता है, उसका इम्पैक्ट कुछ अच्छा नहीं होता। सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल इज ऑलवेज गुड। मतलब सब लोग ये चाहते हैं कि एक सेंटर हो जहां से पूरा कंट्रोल हो, लेकिन डिफरेंट इंडिपेंडेंटली सब ऑपरेट करते हैं, तो वो इमरजेंसी कंट्रोल है। इस केस में अच्छी बात है कि जिससे कि लड़ाई ना रुके। वो हर देश अपने अपने हिसाब से अपने अपने नियम बनाता है, क्योंकि अलग अलग जगहों से जब कमांड सेंटर्स लड़ते हैं
तो डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट बहुत होता है। मालूम पड़ा, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि दो अगल बगल वाले कमांड सेंटर सेम टारगेट को हिट कर रहे हैं, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ एफर्ट, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सब इंडिपेंडेंटली फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए। इसराइल के ऊपर ईरान से ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इसराइल जो है अपने आप को एक सुपर पावर की तरह ट्रीट करता है, अमेरिका उसके सपोर्ट में है, और इसराइल और अमेरिका को छोटा सा भी डैमेज वर्ल्ड में ज्यादा हाईलाइट होगा बजाय ईरान के, क्योंकि ये सबको पता था वर्ल्ड में कि इसराइल और अमेरिका का लॉसेस के मामले में या सामने की टक्कर में ईरान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। लेकिन ईरान झुकेगा भी नहीं, ईरान सरेंडर भी नहीं करेगा। तो ये अगर ऐसा है तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा एक दो दिन में दिखता है कि ट्रम्प साहब अपना वाणी को थोड़ा सा विराम देके कुछ चेंज करेंगे। जो आपने बोला एआई वाली बात के ईरान से बात हो सकती है, अब ऐसा हो सकता है, तो ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट आएंगे, क्योंकि ये वॉर में ईरान उस वजह से लड़ रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे। तो जब कोई इस स्टेज पे आता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। देखिए वियतनाम में भी अमेरिका ठीक ठाक पावरफुल आदमी कंट्री था। वियतनाम के लॉसेस बहुत ज्यादा हुए थे, लेकिन फिर भी उसको एक अमेरिका की हार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि wars are not won based on losses, it is won based on your military and political objective। तो जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अमेरिका लेके चला था वो शायद मुझे कंप्लीट होता हुआ नहीं दिखता है। तो अभी इसमें रमेश थोड़ा चौधरी, टाइम जो है। आप जिस डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं वो डॉक्ट्रिन मोज़ैक डॉक्ट्रिन के नाम से जानी जाती है, और शायद आप इसके बारे में बेहतर जानते हो। वो मोहम्मद अली एक कमांडर हुआ करते थे आईआरजीसी के। 2003 में वो आईआरजीसी में आए और 2007 में वो कमांडर बने, और उसके बाद उन्होंने मोज़ैक डॉक्ट्रिन बनाई। वो था कि जैसे ही खामेनेई की अगर दुश्मनों द्वारा हत्या कर दी जाती है, किसी असैसिनेशन के वो शिकार हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा पूरे ईरान में। अब उसमें क्या है कि उसमें वो जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग कमांड सेंटर्स बन जाएंगे, सबको पूरा अधिकार होगा कि वो अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर सकें, वो अपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का बेटर यूज कर पाएंगे, अपने हिसाब से तय कर पाएंगे। मैं इसमें ब्रिगेडियर साहब का एक रिएक्शन चाहूंगा कि वो इस वॉर को अभी तक कैसे देख रहे हैं, और ये जो खबर आ रही है मोसाद चीफ को लेकर, क्या आप तक भी कुछ पहुंचा है क्या ब्रिगेडियर साहब? देखिए, ईरान की अब तक जो रणनीति रही है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि ईरान के पास जिस तरह के संसाधन थे उसे मालूम था कि उसके आगे जो एडवर्सरीज हैं उनकी क्या कुव्वत है, और उसने अपने रिसोर्सेज को बड़ा जुडिशियसली यूटिलाइज किया। अपने लॉसेस को उसने मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से फ्रैगमेंटेड एप्लीकेशन अपनी फोर्सेस का किया या रिसोर्सेज का किया, वो अमेरिका के लिए एक सबक है। रही बात मतलब अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहा था, आज की तारीख में वो कैलकुलेट कर रहा है कि साहब कैसे इस जो गले में जो हड्डी फंसी है इससे निकला जाए, क्योंकि ईरान ने सारे जो एनर्जी वर्ल्ड था या जो एनर्जी क्राइसिस थी उसको एक नया स्पिन देके पूरे विश्व को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अमेरिका और केवल अमेरिका ही एक कल्प्रिट है जिसने पूरे विश्व को, देखिए पूरे विश्व की 2% जीडीपी गिरती दिखाई दे रही है। ये बता रहा है कि साहब किस तरह से एक मतलब राष्ट्राध्यक्ष की वजह से जो बिल्कुल विवेकपूर्ण डिसीजन नहीं लेता है उसकी वजह से पूरा विश्व त्राहिमाम है। रही बात मुसाद के, ये भाई साहब तो जब से इन्होंने नाक में दम कर रखा, पता नहीं क्या ही मजाक बना के रखा है। पहले टैरिफ लगाकर सबको परेशान किया, उसके बाद अब एक ऐसी वॉर छेड़ दी जिससे सिर्फ साउथ ही नहीं, मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरा वेस्ट परेशान होगा। अभी रशिया भी कह रहा है कि हम गैस सप्लाई बंद करने जा रहे हैं पूरे यूरोप के लिए, करिए जो करना आपको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो अमेरिका ये सोचता है कि साहब उसका एक छत्र राज है। अमेरिका ने ये तवक्को नहीं की थी कि ईरान एक ऐसा फॉर्मिडेबल फ्रंट पोज करेगा। अभी आपने खुद बताया जिस तरह से मोज़ैक की जो डिप्लॉयमेंट है, हर एक जो उसका कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर होगा, दे विल बी लाइक इंडिविजुअल या इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, और वो अमेरिका या इजराइल को इस तरह घुटने पे ले आएंगे, और अपने जो यूएस के एलाइज हैं कि अमेरिका सोचेगा कि साहब ये मैंने दूसरा वियतनाम, ग्रुप कैप्टन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कैसे मैं दूसरा वियतनाम कैसे रिपीट हो रहा है।
रही मुसाद के चीफ की बातें, कई इस तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन जब तक कंफर्म न्यूज ना हो, हालांकि ईरान ने काफी हमले किए हैं, लेकिन मुसाद एक ऐसी एजेंसी है, विश्व में सबसे आला इंटेलिजेंस एजेंसीज है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान ईरान के लिए होगा कि उनके जो चीफ है उसको मतलब मार गिराना। लेकिन युद्ध में कुछ भी संभव है, जब तक आधिकारिक सूचना नहीं मिलती तब तक इस पे कमेंट करना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। जी ठीक है। हाँ, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का तो वेट किया जाए कम से कम, लेकिन जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, कई बार लगता है कि भाई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है, तो उसमें लोग उस तरह से भी खबरें फैलाते हैं। मलिक साहब का रिएक्शन चाहेंगे। मलिक साहब। देखिए विवेक जी, जो ये मोजेक डॉक्ट्रिन है, ये एक तरह से ईरान की कंटिंजेंसी पॉलिसी का हिस्सा है। अच्छा, जबकि ये जरा डिटेल में समझाएंगे सर, क्या है ये? जी मैं बताता हूं थोड़ा, जितनी मेरी समझ है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब किसी भी कंट्री में ऑपरेशंस होते हैं, हर कंट्री अपनी एक प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 का मतलब कंटिंजेंसी पोजीशन को, उस पॉलिसी को बना के रखता है कि सपोज करो आपके टॉप कमांडर्स आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे कि वहां पर हुआ है और पहले ही दिन हुआ है, तो फिर आपकी किस पोजीशन में आप लीजिए सो दैट आप दुश्मन के सामने सरेंडर ना करें। और बेसिकली इसके 4-5 पॉइंट है जो इसके कोर बनते हैं। सबसे पहले तो होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी, यानी आपको हर चीज के लिए तेहरान की तरफ, मैं ईरान के प्रेक्षक में बोल रहा हूं कि हर चीज के लिए आपको तेहरान का मुख ना ताकना पड़े। और ऐसी स्थिति में जबकि कमांड एंड कंट्रोल भी एक तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है, और जो सेंट्रल जो कम्युनिकेशन है वो भी छिन्न भिन्न हो जाता है। इवन यहां तक कि अगर आपके कोई सैटेलाइट है, उन पर भी आप एक तरह से देखा जाए, उन पर भी आप राइड कर लेते हो, जैसे अमेरिका या इजराइल जैसे कंट्री है, इतने टेक्निकल एडवांस है। तो ऐसे में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द कमांड एंड कंट्रोल यानी पावर, और इसको ध्यान में रखते हुए जैसे ये सीन है एसिमेट्रिक वॉरफेयर की सिनेरियो को हैंडल करना। हाँ। और इसके साथ अपनी डिफेंस फोर्सेज को लेयर्ड डिफेंस प्रदान करना अलग अलग लेयर में, सो दैट दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एज ए यूनिट, और लॉन्ग टर्म रेजिलियंस के लिए तैयार किया जाता है। और अल्टीमेटली इसको अगर उसमें फिर भी उसमें दुश्मन हानि करने में आपको कामयाब रहता है, तो अल्टीमेटली ये सब टुकड़ियां, जो 31 टुकड़ियां बनाई गई हैं, ये सब गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स में ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाए। तो इस कंसेप्ट को सेंट्रल में रखते हुए मेरे हिसाब से जो ये डॉक्ट्रिन है, ये उनकी कंटिजेंसी का हिस्सा है, और इसी तरह से ये बेसिकली आप वो अमल में लाई जा रही हैं। जी, तो ये तो हुआ आपकी उनकी डॉक्ट्रिन का हिस्सा। अब मैं आता हूं, जो कि जैसे सर भी बोल रहे थे, देखिए मेरा भी मानना है कि अमेरिका इस टाइम अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ पा रहा है। हाँ। लेकिन मैं इतना मुझे विवेक जी एक चीज समझ में नहीं आती है कि अमेरिका इस स्थिति को छोड़कर दुनिया में क्या मुंह दिखाएगा। देखिए, पावर का एक छत्र राज है, जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है तब से अमेरिका एक छत्र राज कर रहा है, एक छत्र सिंगा, यानी उसका मोनोपोली चल रही है। और यही मोनोपोली साफ साफ दिखाई दी जब उन्होंने ये टैरिफ का जो बम फोड़ा पूरी दुनिया के अंदर, तो उनको एक गलतफहमी हो गई कि दुनिया के तुम एक छत्र तुम्हारी मोनोपोली चलेगी। अब हुआ क्या है मैं बताता हूं, इनको कुछ गलतफहमी ये हो गई कि आप चाइना की नस दबा सकते हो। आपने वेनेजुला किया, आपको सफलता मिली, तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला गया। इसी के साथ इन्होंने सोचा ये ईरान का आज से नहीं है विवेक जी, ये चल रहा है, देखिए 79 के बाद से चल ही रही है। अलग अलग रिजीम आए अमेरिका के अंदर, अलग अलग प्रेसिडेंट आए, उन्होंने कभी भी ईरान के साथ, यूं तो ईरान के साथ 2010 में उन्होंने एक परमाणु समझौता भी किया, जिसको आकर ट्रंप साहब ने 2016 तोड़ दिया। तो ये सब चीजें घटनाएं होती रही। अल्टीमेटली बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान भी उनकी लाइन को फॉलो करे, जैसे कि बाकी के खाड़ी देश उनको फॉलो कर रहे हैं। और सवाल ये होता, फिर मैं वही आता हूं, मेरा एनालिसिस अल्टीमेटली जाकर इकोनॉमी पर ठहरता है। कारण सारी प्रॉब्लम है, इजराइल की प्रॉब्लम अलग है, इनकी प्रॉब्लम अलग है। दोनों इकट्ठे आए कि दोनों का दुश्मन सेम है, हालांकि दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। देखिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि यहां पे रिजीम करेंगे, अपने मनपसंद की सरकार लाएंगे जो थोड़ी सॉफ्ट होगी। और ये भी है, रिजीम चेंज का मतलब ये नहीं कि खमेनी को मार दिया तो ये रिजीम चेंज हो गया। खमेनी जिस दिन ये बैठेंगे टेबल पे, अगर ईरान इनकी वो पुरानी बातें ज्यादातर मान लेता है, तो मैं समझता हूं ईरान का सरेंडर होगा। क्योंकि ईरान का हार्ड लाइन अप्रोच रही है कि हम उनमें से कोई भी बात नहीं मानने वाले, हम एक जो खुद मुख्तार कंट्री है, और अपनी आत्मसम्मान के लिए, आत्मरक्षा के लिए हम इन किसी बात को कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। तो इन बातों को देखते हुए अब ये देखना पड़ेगा कि कुछ दिनों के वेट के बाद कि अगर बातचीत आती है तो बातचीत अंदर से आती है या आईआरजीसी से डोमिनेट होकर आती है।
इस पर फर्क पड़ेगा। और ये सब चीजें देखते हुए हमें डिपेंड करेगा कि आगे का ऑपरेशन क्या शेप लेगा, रूप लेगा। मोसाद चीफ के बारे में आपने भी कुछ पढ़ा, नेतन्याहू के बारे में आपने भी कुछ पढ़ा। पिछले 24 घंटे में खबरें बहुत ज्यादा गर्म है, और जी बेंजामिन नेतन्याहू के भाई के बारे में भी काफी ज्यादा खबरें फैलाई जा रही हैं। विवेक जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस टाइम यस, मैंने भी बहुत कोशिश की कि कोई मुझे ऐसा रिलायबल सोर्स मिले जिससे थोड़ा कंक्रीट इंफॉर्मेशन सामने आए। अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा, किसी भी सोर्स से सामने नहीं आ रहा, ना ही यूएस की कोई प्रेस या फिर वेस्ट से ऐसा कुछ आ नहीं रहा है अभी। तो थोड़ा सा मैं क्लैरिटी के लिए करना, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं, जैसे कि सर बता रहे थे, ग्रुप कैप्टन साहब, ये एक सहयोग का हिस्सा हो सकता है। दूसरे आदमी को रीड उसके कितने पानी में है या वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसका भी हिस्सा हो सकता है। तो ये हो सकता है कि अपनी सेना के मनोबल को और बढ़ाने के लिए भी इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हो। मैं निपुण आलम बयान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाऊं, लेकिन ये जो डॉक्ट्रिन है जिसकी बात यहां पर हो रही थी, उसमें मकसद ये था कि ईरान अपनी सेना 31 इकाइयों में बांट दे, अगर तेहरान गिर भी जाए तो बाकी के 30 प्रांत लड़ते रहे। अगर कोई विदेशी ताकत तेहरान की राजधानी पर कब्जा कर लेती है या केंद्र सरकार से संपर्क काट देती है, तो मोज़ैक डॉक्ट्रिन यह सुनिश्चित करता है कि देश का हर कोना अपने आप में किला बन जाए। यह रणनीति केवल बाहरी हमले के लिए नहीं बल्कि विद्रोह को रोकने के लिए भी डिजाइन की गई। अब देखिए इसमें पेच क्या है। पेच यह है निपुण आलम बयान जी कि अगर आज को अमेरिका, देखिए आपकी तस्वीर ही उल्टी हो गई, हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज को अमेरिका कब्जा कर लेता है तेहरान पर, रिजीम चेंज करा देता है, तो भी वो 30 रेजिम जो वहां पर अंदर मौजूद हैं, इस डॉक्ट्रिन के तहत काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, उसको नहीं हटा पाएगा। यानी ये लड़ाई अमेरिका कभी नहीं जीत सकता इस डॉक्ट्रिन के रहते हुए। निपुण भाई, जी देखिए, मैं इसमें यही कहूंगा कि अभी जो आपने प्रश्न किया, कि जो प्रश्न आप लोगों ने आपका था कि अमेरिका इस लड़ाई को या ईरान इस लड़ाई को, देखिए निश्चित रूप से बात है कि जो आपने कहा बहुत अच्छा एनालिसिस आपने किया कि 30-31 कमांड में इसको बांट दिया गया। इसका मकसद ही यही है, इसका मतलब ही यही है करने का कि जिससे अगर कल को किसी वजह से ईरान के अंदर किसी तरह का तख्ता पलट होता है तेहरान के अंदर, तो ईरान एक लंबी फाइट हमेशा क्या करता लड़ता रहे, ईरान को किसी तरह की फाइट को लड़ने में कोई इशू ना हो। तो ईरान अपनी फाइट को यानी कि लंबी चलाना चाहता है, ईरान अपनी फाइट को एक लंबे टर्म पर, और ये बात निश्चित है, यानी कि ईरान समझ चुका है कि मैं उस क्षमता में नहीं हूं कि मैं अमेरिका के साथ में एक लंबी फाइट कर सकूं या एक लंबी लड़ाई लड़ सकूं, लेकिन एक प्रॉक्सी वॉर या छोटे छोटे टुकड़ों में होने वाली जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, उसकी ओर ईरान इसको टिल्ट करना चाहता है। और मैं एक बात कहूंगा, देखिए ईरान की यही तो खासियत है, जो आपने स्टार्टिंग में कमेंट किया था, आपने डिबेट शुरू की, कि जो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन आप देखेंगे ईरान की, उसको जो स्ट्रेटेजिकली एज देती है, उसी का कहीं ना कहीं ईरान जो है लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है, उसका बेनिफिट लेने का प्रयास कर रहा है। भाई वो भी इसी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है एक बस में कि आप अपने भौगोलिक स्थिति का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। हाँ, मैं एक लास्ट कमेंट कर दूं, और मैं मानता हूं कि ईरान ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, यानी कि एक प्रेशर क्रिएट करने की, उसमें कहीं ना कहीं ईरान फुल्ली आपको कामयाब होता दिख रहा है। अमेरिका इस दबाव में आ चुका है और अमेरिका इस प्रेशर में आके जल्दी, मुझे लगता है कोई ना कोई बड़ा डिसीजन को देखने को मिल सकता है। मतलब क्या, किस तरह का बड़ा डिसीजन, किधर इशारा कर रहे हैं? अभी मुझसे पूर्ववर्ती बता भी रहे थे, मैं नाम तो मिस कर रहा हूं, अभी हमारे जो कैप्टन साहब थे, कि हो सकता है कि अमेरिका 2-4 दिन में, देखिए जो एटॉमिक वेपन की बात करते हैं कि एटॉमिक वेपन यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं इन बातों को कभी मानता नहीं। एटॉमिक वेपन के यूज होने का मतलब ये है कि वो देश ये मानकर चल रहा है कि मुझे भी खत्म होना है, तब वो एटॉमिक वेपन यूज करेगा, यानी कि वो एटॉमिक वेपन यूज करे, नहीं तो अन्यथा नहीं। अमेरिका ये डिसीजन ले सकता है कि वॉर को आगे जाना है या नहीं लेके जाना, क्योंकि देखिए अमेरिका नहीं चाहता है वॉर बहुत लंबा जाए। ये तो वही चाल हो जाएगी, वो साजिश हो जाएगी अमेरिका के साथ जो अभी रशिया के साथ हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर में जाके फंसा है, अमेरिका क्यों चाहेगा फंसना? और अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं कि हम हेजेमोनिक स्टेटस में आए, तो हेजेमोनिक के लिए आपको खर्चा नहीं करना है, आपको खर्चे से बचना है, आपको ज्यादा एक्सपेंसिव वॉर में नहीं जाना है, आपको ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज करना, बस इतनी सी बात थी। यही तो पॉसिबल नहीं है, रिजीम चेंज ही तो नहीं कर सकते। आप कहां तेहरान में रिजीम चेंज कीजिएगा, इस्फहान में रिजीम चेंज कीजिएगा,
इकतीस किले हैं ईरान के अंदर, 31 के 31 किले जीतने पड़ेंगे, तब जाकर रिजिम। एक भी किला बच गया तो वो वायरस की तरह हो जाएगा पूरे ईरान के लिए। तो उसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा, और इसलिए कई रक्षा जानकार ये भी कह रहे थे कि आपको 22 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी अगर आप ईरान फतेह करना चाहते हैं। देखिए लास्ट में कमेंट इसमें कर दूं। हाँ। देखिए जितना आसान लग रहा है 31 किले बना दिए गए, तो उससे मिलेगा क्या ईरान को? ईरान तो आपका बर्बादी हो जाएगा ना, कि अगर आप नहीं वो सर वो पार्ट ऑफ ऑपरेशन है। वो ये नहीं कि आपने ईरान को डिवाइड कर दिया। वो 31 के 31 कमांड सेंटर्स आपके तेहरान की रक्षा कर रहे हैं आज की तारीख में। वो नहीं कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, 31 पार्टियां बन गए, सब कहेंगे हमको ईरान चाहिए। विवेक भाई, कोई भी देश अगर एक लंबे वॉरफेयर में जाता है तो क्या आप समझते हैं कि उसके लिए हितकर होगा, उसके लिए बेनिफिशियरी होगा? सर वो अपनी जमीन बचाने की लड़ाई तो लड़ी रहे हैं, कम से कम उनको अपनी जमीन विदेशी आक्रांताओं से बचानी है। वो तो उनके लिए हितकर नहीं है, नहीं लड़ेंगे तो ज्यादा हितकर नहीं होगा, वो उनका मानना है। अमेरिका तो कहता है कि अगर हमको दे देंगे तो हम ईरान को गुलगुलिस्तान बना देंगे। नहीं देखिए क्या है, जो स्थिति इराक की है, सीरिया की है, कि हम वही कह रहा था, टूट जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान को गुलिस्तान बनाया उन लोगों ने, जैसे ईरान को गुलिस्तान बनाया, लीबिया को बनाया, वियतनाम को बनाया, बांग्लादेश को तो अभी देख लीजिए कैसा बनाया, पाकिस्तान को तो बना के ही छोड़ दिया, वो तो हमेशा के लिए गुलिस्तान बन गया। तो मैं खैर उधर जाऊं तो ब्रिगेडियर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं ब्रिगेडियर साहब का रिएक्शन चाहूंगा। वो गुलिस्तान बनाना चाहते हैं, अपनी जमीन बचाना चाहते हैं। ब्रिगेडियर साहब क्या करें? देखिए मुझे तो एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है। हाँ इरशाद। ट्रम्प साहब का तो ये कहना है कि बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, हाँ बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं। तो अब वो इस स्टेज पे आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्लान किया था, उनको ये तवक्को नहीं थी कि थिंग्स विल टर्न टर्टल। और रही बात मोज़ाइक का डिप्लॉयमेंट की, उसका एक मेन कारण ये भी है क्योंकि ये जो प्लानिंग की थी ये इसलिए की थी कि इस टैक्टिक्स को जब इस्तेमाल किया जाएगा, जब उनका जो सुप्रीम लीडर है या तो उनका कोई असैसिनेशन हो जाए, या जो कम्युनिकेशंस है, बिकॉज देखिए आज की तारीख में ईरान में सारे कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं उनको नष्ट कर दिया गया है। तो वैसे भी मतलब IRGC के या और जो आपके लेटरल कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल नाकामयाब हैं। तो इसीलिए उनको इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के मतलब की तरह उनको बनाया गया है कि सो दैट दे कैन फाइट इंडिपेंडेंटली एंड देन दे कैन टेक ऑन द एनिमी। और अमेरिका के लिए भी इस तरह से पैनी पैकेट्स में अपने टारगेट्स को एड्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो ये सब चीजें बिल्कुल देखिए ईरान जानता था, ईरान को ये भी मालूम था कि भाई मोसाड की मॉडस ऑपरेंडाई क्या है, CIA की क्या है, और किस तरह से मतलब क्या वल्नरेबिलिटीज हैं। तो ईरान ने अपनी जो स्वॉट एनालिसिस है उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, उसको अपनी वीकनेसेस का पता है, उसको अपनी अपॉर्चुनिटीज का पता है, और वल्नरेबिलिटीज खाड़ी के देशों में क्या है वो भी उसे पता है। हाँ। और उसने बखूबी इसको धरातल पे उतारा है। नहीं, और उसमें उसी को वेपनाइज भी करना है, ये भी उनके लिए लिखा गया। मैं भी एक शेर सुना दूं सर, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और निपुण भाई भी ये शेर सुनते तो बड़ा मजा आता है। एक ही बुद्धू काफी था बर्बादे गुलिस्तां करने को, हर शाख पे हाँ हर शाख पे। अब बुद्धू तो नहीं बैठा, अब जो बैठा हो आप लोग समझ सकते हैं तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो बाकी दर्शक हमारे समझदार हैं, मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं ये शेर मैंने किसके लिए मारा है, वो खुद ब खुद सेलेक्ट कर लें उन लोगों को। मैं ये कह रहा हूं यहां से वापसी नामुमकिन है, और तेहरान कह रहा है हम 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तपेश जी। विवेक इतना आसान नहीं है। देखिए हम अमेरिका को कितना भी बोलें कि उसने मिस कैलकुलेशन की या ईरान को जो समझना चाहिए था वो नहीं समझा, ईरान की पॉलिसीज को, डॉक्ट्रिन को नहीं समझ पाया। देखिए अमेरिका मिलिटरीली बहुत पावरफुल देश है, इकोनॉमिकली ऑल्सो। चाहे इकोनॉमी किस भी गड्ढे में जा रही हो, $1 ट्रिलियन का इंटरेस्ट देते हो हर साल, इससे फर्क नहीं पड़ता। $38 ट्रिलियन का डेट भी है सर, कर्ज $38 ट्रिलियन। नहीं, यस आई नो। तो मेरा पॉइंट ये है कि लेकिन इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वॉर लड़ने का है। लीव असाइड प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर अ सेकंड, एक साइड में सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि लड़ाई तो फौज लड़ती है,
तो जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है किसी भी लड़ाई को लड़ने का इस वर्ल्ड में, वो अमेरिका के पास है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहेगा। अमेरिका को बहुत झटके लगे हैं, ईरान में लगा, लीबिया में लगा, सीरिया में लगा, अफगानिस्तान में सर लगा, वियतनाम में एक्सपीरियंस तो लगा। है, जीते कहां ये बता दीजिए सर। नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूं। तो ऐसा घूस इसलिए कहीं भी ट्रम्प जाना साहब ये कह के कि हमारे पास अपाचे F-22 रैप्टर है, हमारे पास F-35 है, हमारे पास टॉम हॉक है, हमारे पास थार्ड एयर डिफेंस है। आप घुस तो कहीं भी जाते हैं, निकल कहां से आते हैं आप सुरक्षित, और जंग जीतकर कहां से वापस आते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप बेशक दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी लेकर चलते हैं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे ही मारता है। इसी को एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है, जिसको ईरान ने बड़ा अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रखा है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर एंड अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं इसको, कि सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करो और एसिमेट्रिकली वॉरफेयर में दुश्मन को नुकसान पहुंचाओ, जितना वो हमें पहुंचा रहा है उतना नहीं, पर उतना पहुंचाओ जहां उसको दर्द हो। तो लेकिन इस केस में अब हम इसकी बात पे आते हैं कि इसमें सॉल्यूशन क्या निकलेगा। देखिए, ईरान झुकेगा नहीं वर्ल्ड प्रेशर में। देयर टू सॉल्यूशंस जो मुझे दिखाई देते हैं। खामनेई साहब को मार दिया, देखिए ये स्टार्ट कहां से हुआ था। अमेरिका को ये पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि वहां पे पब्लिक अपराइजिंग जिस हिसाब से हुई थी, तो ये रेजिम चेंज हो जाएगा, हम सही टाइम पे हिट करेंगे तो ये पब्लिक उसको ओवरटेक कर लेगी। लेकिन आईआरजीसी ने उसको कंट्रोल कर लिया और इंटरनेट को बंद कर दिया। आपने भी न्यूज सुनी होगी, जो बहुत ही कंफर्म न्यूज है। 30-40,000 स्टार लिंक के टर्मिनल ईरान में स्मगल किए गए थे, जिसमें ईरान और चाइना ने उनको ब्लॉक किया एक्चुअली, जिससे कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैल पाए ईरान में। तो वो पॉइंट जब खत्म हो गया, तब इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतान्याहू तुरंत अमेरिका भागे कि भाई ये टाइम सही नहीं है अभी अटैक करने का, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। तो इसलिए रुके। जब भी अटैक हुआ उन्होंने कहा खामनेई को मार देंगे तो ईरान थोड़ा सा बिखर जाएगा, पब्लिक खुश हो जाएगी, अपराइजिंग फिर से होगी, फिर हम अपॉर्चुनिटी देख लेंगे। वो भी नहीं हुआ। देखिए, आईआरजीसी के पास या खामनेई के समर्थकों के पास पूरा सपोर्ट नहीं है, पर 20-30% लोगों का सपोर्ट तो है। जो 60-70% बाहर है वो डिवाइडेड है, वो इकट्ठे नहीं हो पाए। सर तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा लॉस था। जहां तक मैंने सुना है, ये आंकड़ा उल्टा है। 60-70% आईआरजीसी के सपोर्ट में है, 20-30% डिवाइडेड है, जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट में निकले थे, और बाकी के 60-70% कहते हैं कि खामेनेई ही रहने चाहिए थे, या फिर यही रिजीम हमारे लिए ठीक है, यही रिजीम हमारे लिए सही है। अनटिल अनलेस अगर अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगाता, तो हमारे पास इतना प्रचुर मात्रा में इतना तेल भंडार है कि हम आसानी से इस देश को चला सकते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी वहां के लोग जी सकते हैं। लेकिन किसी देश को अगर 5 दशक तक सैंक्शंस के बीच में पीस दिया जाए, तो कोई भी रिजीम में वहां लोग पागल हो जाएंगे। क्या सऊदी और मिडिल ईस्ट में कुवैत और बहरीन और बाकी देश में कोई इस्लामिक रिजीम नहीं है क्या? इस्लामिक कट्टरपंथी नहीं है क्या? बिल्कुल है। कुछ देशों में नहीं, कुछ देशों में एक तरह से वहां पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए या फिर मल्टी जो कल्चर वो प्रमोट करने के लिए चीजें कंट्रोल की गई, लेकिन है तो अभी भी हिसाब किताब तो वही है उधर का भी। लेकिन उनके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है, तो आराम से जी रहे हैं। ईरान के ऊपर मुझे लगता है अगर 1979 से सैंक्शन नहीं लगाया गया होता तो आज की तारीख में ऐसी स्थिति होती। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन बोलता है कि अमेरिका को मिटा देंगे। अब कर दे वो अमेरिका जाकर किम जोंग उन पर हमला, आपको लगता है पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इसी को विवेक, राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म कहा जाता है। देखिए, पब्लिक ओपिनियन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वॉर स्टार्ट हुआ था, जब स्कूल में 170 बच्चे मरे, जब खामनेई साहब मरे, पब्लिक ओपिनियन चेंज होने में ओवरनाइट लगता है, एक रात लगता है बस। ठीक है, जब बाहर से कोई प्रेशर नहीं आ रहा हो, पैसे नहीं आ रहा हो, प्रोपोगंडा नहीं चल रहा हो, तो पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। मैं तो लीस्ट पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि इतने लोग हैं और उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, तो अमेरिका और इजराइल दोनों इस कंडीशन पे फेल हो चुके हैं। अब जो एक पॉसिबिलिटी बनती है, अमेरिका अपनी जीत के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड, नॉट पॉसिबल। वे आर द बूट्स एंड वे आर द ग्राउंड, देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी। कुर्द्स को आगे करके पीछे से कुछ कर ले, नहीं आए, इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इसमें मुसाद और सीआईए जिस तरह के ऑपरेशंस के लिए वो फेमस हैं, शायद एक डील पे पहुंच सकते हैं या अपना एक ऑपरेशन कर सकते हैं कि हमने किसी तरह से उस यूरेनियम को लेना है ऑन ग्राउंड करके। मतलब क्लैंडस्टाइन अप्रोच हो सकती है, सीक्रेट अप्रोच हो सकती है,
और कोई भी इस तरह का ऑपरेशन हो सकता है और ये अपनी विक्ट्री उसमें दिखा देंगे कि वी हैव रिकवर्ड यूरेनियम, जबकि अमेरिका के लिए यूरेनियम कभी भी प्रॉब्लम था ही नहीं। इट वॉज ए इजराइल फाइट, और ऐसा नहीं है कि इजराइल अकेला ईरान को हैंडल नहीं कर सकता है। अमेरिका तो जबरदस्ती गुस्सा है उसमें, उसके वो चाइना पेट्रोल डीजल, वहां बैंगन नहीं उगते, वहां तेल उगता है, गैस है। तो कहने का मतलब है वो चीज ही डिफरेंट थी। लेकिन अब जब अमेरिका को ये लगेगा कि मैं अपने यहाँ फेल हो रहा हूं, वैसे ही उसके मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन की हार होने वाली है, पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट में है, इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो गई, तो ट्रंप थोड़ा सा बैकफुट पे आ सकता है और ये स्टेटमेंट आ सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमने ईरान को इतना डैमेज किया है, हम इस ईरान को इस लेवल तक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि हमें बनाना पड़ेगा फिर से। वहां की पब्लिक का भी हमें सोचना है, उनके 80% लोग उनके अगेंस्ट थे, तो उनके बारे तो ऐसा हो सकता है अगले 2-4 दिन में आपको देखने में मिल सकता है। मतलब अमेरिका एग्जिट प्लान ढूंढ रहा है मोटा मोटी, अगर आपकी बात से मैं समझ पाया तो, कि वो कोई चीज सामने रखकर बोलेंगे हाँ हमने ये अचीव कर लिया, थैंक यू वेरी मच, अब सीज फायर कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने तो कहते हम सीज फायर नहीं करने वाले। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? निपुण आलम बयान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मौलाना असलम रिजवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्कॉलर हैं यूनिवर्सिटी से। बहुत स्वागत है आपका सर। मलिक साहब आपका रिएक्शन। विवेक, देखिए इस बात की संभावना है कि एक एग्जिट प्लान वो अपने आप ढूंढेगा और ये बहाना बनाएगा कि मैंने ये, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, यूरेनियम वाज नॉट द एम वाज कि टू कंट्रोल दिस एंटायर रीजन, एम इज कंट्रोल एनर्जी रिसोर्सेज। ये था ही नहीं कभी कि ये यूरेनियम एक बहाना है। और क्योंकि यूरेनियम आज एक बात सुनिए, अगर यूरेनियम उनका एक टारगेट था तो किस वजह से उन्होंने 2016 में पूरी उसको एग्रीमेंट को कैंसिल किया? क्या ग्राउंड बना के किया? जब वे जस्ट बहाने बनाने हैं उनको कि उनको कंट्रोल करना है ईरान के जो संसाधन है उनके ऊपर, बैकबोन ये। और आज की डेट में क्या है कि देखिए मुझे लगता है कि ट्रंप साहब भी जो कह रहे हैं उसमें मत जाइए। आज वो बॉलर रहे कि हमने वी हैव फिनिश्ड, वी हैव अचीव्ड, मत जाइए। ट्रंप साहब का प्रोफाइल देखिए इस दूसरे सेकंड इनिंग्स में, उनका पूरा प्रोफाइल ये है कि जब वो कुछ कहते हैं एक्स पे पोस्ट करते हैं और ट्रंप ट्रुथ पे जब डालते हैं, पूरे वर्ल्ड को उसमें उलझा के रखते हैं और करते कुछ और हैं। आप ये समझिए अमेरिका का इस टाइम जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो अभी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है, जिसमें कहते हैं रीजन चेंज करूंगा, अपने हिसाब से रीजन लेके आऊंगा जो उनको सूट करेगा, वो इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखिए जब किसी कंट्री पर अटैक होता है ना, वहां की जो पब्लिक होती है उसके अंदर एक स्पिरिट आती है और अपने देश पर अटैक होने के कारण वो पूरी यूनाइट होती है। जो लोग खिलाफ होते हैं रिजीम के वो भी एक साथ आ जाते हैं। तीसरी चीज है, अमेरिका ढूंढेगा उन वीक लिंक्स को कि जो इराक की इस टाइम वीक लिंक्स हैं या इराक की स्ट्रेंथ है उनको वीक बनाने की कोशिश करेगा। आप समझिए उसको। आज मिसाइल, ड्रोन, इनकी इंटेंसिटी कम कैसे हो गई है? हो रही है बीच बीच में, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, और इंटेंसिटी और भी थोड़ा कम हो सकती है और बीच में ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत लंबा खिंच गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मोसाद काम कर रही है, CIA काम कर रही है, लेयर 1 एलिमिनेट किया हुआ है, लेयर 2 की लिस्ट बन रही होगी, बन चुकी होगी। ऐसा नहीं है, दे विल वेट फॉर द टाइमिंग, मे बी 15 डेज, मे बी मंथ। सर आप जो बात कह रहे हैं, यहाँ से वापस लौटता है तो उससे बड़ी किसी की नहीं हुई विवेक। मलिक सर, इसको अज्यूम कर लिया था ईरान ने 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। ईरान ने देखा कि सद्दाम हुसैन की पारंपरिक सेना, टैंक, विमान अमेरिकी तकनीक के सामने चंद दिनों में ढह गई। ईरान को समझ आ गया कि वो तकनीकी रूप से अमेरिका का सीधे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उन्हें असिमेट्रिक होना पड़ेगा। तभी उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि यह लड़ाई वैसे लड़ी जाएगी जब भी लड़ी गई भविष्य में, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, और 23 साल के बाद यह लड़ाई लड़ी जा रही है ठीक उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में इजराइल और लेबनान का युद्ध लड़ा गया 2006 में, जब लेबनान में हिजबुल्लाह ने छोटी छोटी इकाइयों और छापामार रणनीति का इस्तेमाल करके इजराइल की आधुनिक सेना को पस्त कर दिया था और बहुत कड़ा मुकाबला दिया था। और उसी समय तैयार हुआ था यह मोज़ैक रणनीति जिस हिसाब से हिजबुल्लाह लड़ा था। मेरे कहने का बस मतलब सर ये है कि जो बात यहां डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि हम अगले 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में कर लेंगे, मुझे वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, 2-3 महीने तक नहीं दिखाई दे रहा। वो टॉप लीडरशिप साफ कर ले, सेकंड टॉप साफ कर ले, थर्ड टॉप साफ कर ले, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। मैं जल्दी से रिजवी साहब का एक कमेंट ले लो, फिर मैं निपुण भाई आपके पास आ रहा हूं। असलम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आप तमाम लोगों का।
इस महत्वपूर्ण और अहम जो आपका टॉपिक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अमेरिका की तारीख रही है कि न कभी वो किसी मुल्क से जीता है, और इंडिया और ईरान की तारीख ये रही है कि वो कभी हारा नहीं है। आप जब हिस्ट्री देखेंगे तो ईरान पर अटैक हुआ है, ईरान ने कभी अटैक किया नहीं है, लेकिन जो भी ईरान में दाखिल होना चाहा है, ईरानियों ने उस पर ज़बरदस्त कार्रवाई की और जवाब दिया। सद्दाम हुसैन जैसा अहमक और बेवकूफ़ अमेरिका के इशारे पर जिसने ईरान पर हमला किया, और ये जंग 1988 तक चली, और उसके बाद सद्दाम ने जिसे कहा जाए कि सीज़फायर की भीख मांगी, और 598 करारदाद के तहत यूएनओ में ये एक करारदाद पेश की गई, और उस वक्त ये मसला हल हुआ। फिर ऐसा ही होगा, ये जंग बगैर किसी जीत के, बगैर किसी हार के ख़त्म होगी। लेकिन मैं विवेक जी आपसे ये बताऊं कि ये जंग अगर बगैर हार जीत के भी ख़त्म होती है, तो आप जैसे विद्वान लोग, एजुकेटेड लोग, समझदार लोग, सिविलाइज्ड लोग ये कहेंगे कि ईरान ये जंग जीता है और अमेरिका ये जंग हार गया है, क्योंकि इतने दिन तक अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सामने ईरान का टिक जाना ही ये बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक तो आप ये कह रहे हैं कि ईरान सीज़फायर नहीं मांगेगा, या ईरान बातचीत के टेबल पे ईरान के पास मेरी आज एक इम्पोर्टेंट शख्स से बात हुई, मैं कहिए तो आपको नाम ले लेता हूँ। ईरान के कल्चर हाउस के डायरेक्टर मिस्टर फाजिल से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वो लोग सीज़फायर के लिए अलग अलग चैनल से हम लोगों से राब्ता कायम किए हुए हैं। हम सीज़फायर चाहते हैं, कौन मरना चाहेगा, कौन अपनी जनता को मारना चाहेगा? हर एक चाहता है कि सुकून से जिंदगी बसर करे। ईरान ने थोड़ी हमला किया था। तो उनका जो जुमला है, मैं आपके इस इम्पोर्टेंट चैनल से वर्ड टू वर्ड आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो कहते हैं ये तो नहीं ना हुई बात कि जब तुम चाहोगे हम पर हमला कर दोगे और फिर खुद ही कहोगे कि हम सीज़फायर चाहते हैं। ये बड़ी बात बता रहे हैं रिजवी साहब, आप कह रहे हैं अमेरिका अलग अलग डिप्लोमेटिक चैनल से सीज़फायर मांग रहा है, ये आपको ईरान से जानकारी मिली है? जी हाँ। और खुद जो है रशिया को फोन करके, पुतिन को फोन करके भी वो सीज़फायर के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ भीख मांग रहा है, लेकिन अगर कहा जाए सच्चाई यही है कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत सुराख में हाथ डाल दिया है या रॉन्ग नंबर लग गया है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जल्दी से इसी पर मैं निपुण भाई का रिएक्शन चाहूंगा। जी निपुण जी, जल्दी से। जी माइक चेक कीजिएगा। एक मिनट जी विवेक जी, क्या प्रश्न था विवेक जी आपका? जो रिजवी साहब कह रहे हैं कि अमेरिका डिफरेंट डिप्लोमेटिक चैनल से सीज़फायर सीख कर रहा है, उसकी दिलचस्पी सीज़फायर में है आज की तारीख में। जो बात रिजवी साहब कह रहे हैं, उनकी बातचीत भी हुई है ईरानियन कल्चर हाउस ईरान में। देखिए विवेक जी, एक बहुत सिंपल सा मैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक नियम बता रहा हूँ। आज की डेट में अमेरिका जिस नियम को लेकर चल रहा है वो ये कि कम से कम खर्चे में मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, बेनिफिट मिले। लेकिन स्थिति ये है कि जब लंबा वॉर जाएगा और अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन करने पड़ जाते हैं या फिर पाकिस्तान कुर्द को यूज करना पड़ जाता है, तो भी अमेरिका के फंड लगेंगे। ये तो स्थिति वैसी हो जाएगी ना कि जो रशिया वाली स्थिति हो जाएगी, यूक्रेन वाली वॉर जैसी स्थिति हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि मुझे दुनिया के फसादों से दूर रहकर मुझे अपने आप को दोबारा से ग्रेट अमेरिका नहीं भाई साहब, लेकिन लगेगी आग तो आएंगे सभी के मकान जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो ये सोच के भाई तुम्हारी बस्ती जलाकर हम आप सब चैन सुकून से जिएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जल्दी से मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मलिक साहब 10 सेकंड। विवेक, आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, अमेरिका एक तुरुप का इक्का लेके बैठा है, पाकिस्तान, जिसको काफी खिलाया पिलाया गया है और पैसेंजर के अंदर पैसे पंप किए गए हैं। अब इसका देखने, इसका खेल कैसे होता है ये भी थोड़ा देखना होगा।
सर कि पाकिस्तान किस में रूप क्या, में पाकिस्तान सामने तो पुराना आता है। लतखोर है सर, जाएगा लात खा के आ जाएगा ईरान से, वो तो पहले ही लात खा के नहीं कि आदि रहे हैं। माफी चाहूंगा तपेश जी, कल फिर मुलाकात होगी, समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। लेकिन बहुत बड़ी खबर अभी अभी आपने सुनी, दावा यह किया जा रहा है गेस्ट की तरफ से कि अमेरिका सीज फायर ढूंढ रहा है, अमेरिका को सीज फायर चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि अमेरिका थक चुका है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।